आज फिल्म का कोई और डायलॉग याद होना हो, लेकिन आपको वो डायलॉग याद रहेगा लोगों को। बता वल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, बता इसे। मेरी एक टांग निकली, मेरे हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन मेरे मुझसे उदय भाई के लिए कुछ गलत नहीं बोले तो उदय भाई ने मेरी इसका हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे फौरन अस्पताल लेके गया वापस। ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस 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 हो गया। वो डायलॉग आया कहाँ से था? अलग टाइप का रोल है। और ये समझ लो कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये दूसरे को डराने के लिए। दुबई में 3 या 4 दिन हो गए, मैं सीन में मैं रोज आ रहा हूँ, मैं सिर्फ खड़ा हुआ ऐसा मैं बस खड़ा ही हुआ और मैं सब खड़ा हूँ पीछे से पीछे। तो मैं भूल गया, मिल गया यार ये क्या रोल कर रहा हूँ मैं। आपको लगता है ये रोल मेरे मिल गया, बस मेरे दिल की बात मिल गई? एक फिल्म में जो मेरी जो रिलीज ही नहीं हुई, मैं वो कौन सा एक्टर आपको लगता है कि सबसे अच्छा है? किसी एक का नाम लेना हो तो मैं वो जो 80s 90s का दौर आपने देखा, और ये जो 21वीं सदी का आप पिछले 20-25 साल से दौर देख रहे हो। आई रिमेम्बर जब शोले रिलीज हुई थी 15 अगस्त, सर इतना कमर पानी था थिएटर के सामने, इतना कमर पानी था और लोग जो है बाकायदा इतने कमर पानी में लाइन लगी थी। आज की जो इंडस्ट्री है, आज के जो कलाकार हैं और आज का जो माहौल है, बहुत ज्यादा तलवार लटकी रहती है डायरेक्टर की। 22 मिनट का और 24 मिनट का मेरे को शूट करना है। अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया, कैसी ट्यूनिंग थी उसमें? अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, वो सब मस्ती करते रहता है। संजय दत्त सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं। अच्छा। संजय दत्त, अक्षय, सुनील शेट्टी, इन लोगों के साथ मैंने काफी काम किया है। तो इन लोग बहुत जॉली किस्में हैं और बहुत ही मस्त रहते हैं अपने। अच्छा, आमिर खान के साथ जब आपने फिल्म की तो आमिर खान का कैसा, आप कैसे आदमी है? आमिर खान तो भैया वो अच्छा। वो माय गॉड, उसके साथ काम करना मतलब हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप लोग? लेकिन वेलकम नाम से मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन वो क्या याद आ रहा है वो मैं आपको पॉडकास्ट के आगे बताऊंगा कि वो वेलकम क्या है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उनका वेलकम को लेकर बहुत बड़ा एक टैग है जो उनके साथ हमेशा चलता होगा और आज भी चलेगा इस पॉडकास्ट के दौरान। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा एक पॉडकास्ट। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, अनुभव जुड़ा हुआ है। कम से कम आप ये मानकर रखिए 1980 से लेकर आज तक मोटे मोटे 3 दशक यानी कि बॉलीवुड के देखने के बाद क्या कुछ कहने के लिए उनके पास नहीं होगा। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं उनसे कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो छिपी चीजें हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो मैं आप लोगों को सुनवाऊं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुश्ताक खान साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल जॉकी पर। हमारा पॉडकास्ट जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोगों के सवाल मन में छिपे हुए हों, उनकी बातें हम लाएं। और आपसे बेहतर इस बॉलीवुड को कौन जानता है। बातें मैं बहुत सारी करूंगा, वेलकम के उस फेमस डायलॉग की भी बात करूंगा जो आपके शायद मुझे लगता है ताउम्र आपके साथ चलेगा वो डायलॉग। शुरुआत में यहां से करता हूं। आजकल बहुत चर्चाओं में है रणवीर सिंह, और चर्चाओं में बॉलीवुड की एक फेडरेशन है FWICE। क्यों चर्चा में है? क्योंकि वो रणवीर सिंह एक फिल्म कर रहे थे फरहान अख्तर की डॉन 3 और बीच में छोड़ दी, तो ये कहा गया कि आपने फिल्म बीच में छोड़ दी है तो इसका हमारा प्री प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा खर्चा हुआ है, आप या तो वो पे कर दीजिए, अदरवाइज फेडरेशन आपको हर जगह पर बैन करेगी। क्या होती है ये फेडरेशन? लोगों को बस उतना ही पता है जितना खबरों में पता लगा। क्या होती है, कितना इसका रसूख होता है, क्या सुपरस्टार्स जो अभी धुरंधर 2 फिल्म में जो एक सुपरस्टार रहा हो उसको बैन करते, इतनी बड़ी ताकत है क्या इस फेडरेशन की? सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। मेरा दिल से, तहे दिल से मेरा प्यार, मेरा शुक्रिया। जो आप लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तुषार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके द्वारा मैं दर्शकों तक पहुँचूँगा, खास करके इस स्टूडियो, खूबसूरत स्टूडियो में। अब सवाल ये है कि ये जो फेडरेशन ने जी बैन किया था, और बैन तो खैर नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि बैन कर दिया, नॉन कॉपरेशन। हाँ, नॉन कॉपरेशन। ये बोल रहा था कि भाई इनको कोई बिल्कुल कॉपरेशन ना दें इनको, क्योंकि ये इन्होंने फरहान अख्तर की जो फिल्म है उसको करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। तो जनरली ये होता है कि जब इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, है ना, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको मिल कर के प्रोड्यूसर्स, जो इम्पा, जो बिल्कुल, आपने इम्पा नाम है, सुना होगा, सेंटा है, और ये FWICE जो जी। भी है, ये मिल कर के, और आर्टिस्ट, उनके मैनेजर्स होते हैं, वो सारे लोग जो मिल कर के बैठते हैं एक टेबल पे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले भी बहुत ऐसा हुआ। राजेश खन्ना साहब के वक्त में भी एक फिल्म शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो या ना याद हो, जी। फिल्म का नाम था मजनून।
अच्छा। हाँ, और उसका बहुत बड़ा जो था ना उसका मुहूर्त हुआ था। आई थिंक महबूब स्टूडियो में या वो कोई बहुत बड़ा स्टूडियो था, अच्छा। महबूब या राजकमल या ऐसा कोई, जो उस वक्त ये स्टूडियो बहुत बड़े नाम हो, इस बड़े स्टूडियो में नाम अगर हो। फिल्म है तो बहुत बड़ी फिल्म सर चल रही है। आज की डेट में ये जो है ना स्टूडियोज पता नहीं कहाँ खो गए हैं, या तो इनमें मॉल बन गए हैं या इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है, बिल्डर कर दिया है। लेकिन स्टूडियोज होते थे उनके अपने, जो महबूब साहब ने महबूब स्टूडियो बनाया था, वी शांताराम जी ने राजकमल स्टूडियो बनाया था, राज कपूर साहब ने आरके स्टूडियो बनाया था, यू नो, इस तरह की। तो ये बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, तो प्रॉब्लम्स उस वक्त भी हुआ करते थे। तो राजेश खन्ना साहब की फिल्म मजनून जो है वो स्टार्ट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, कुछ दिन की शूटिंग भी हो गई थी, और उसके बाद फिर वो किसी वजह से बंद करनी पड़ी वो फिल्म को। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप फिल्म को शुरुआत भी कर देते हैं, और या फिर उसकी शुरुआत, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन आपने काम शुरू कर दिया उस पर। बिल्कुल। आर्टिस्टों को साइन करना शुरू कर दिया है, डायरेक्टर को साइन कर दिया है, म्यूजिक डायरेक्टर को साइन कर दिया है, और लोकेशंस आपने जो है वो कर दिया, तो उसमें काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, समझे ना। प्रोड्यूसर के काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर अचानक उनमें से हीरो, खास करके हीरो अगर बैकअप ले जिसके नाम पर पूरी फिल्म चल रही है। हाँ, वो नेचुरली जो भी है, स्टार के नाम पे तो फिल्म होती है, उसी के नाम पे फिल्म बिकती भी है, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो जाता है प्रोड्यूसर को। तो भैया आप, और ये जो है फरहान अख्तर की फिल्म जो डॉन है ना, जिसके लिए उन्होंने वो उसको साइन किया था, जो भी था, तो उसके लिए उसको एक सेटबैक तो है प्रोड्यूसर के लिए कि अगर आप नहीं कर रहे हैं वो फिल्म, तो है ना, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा। तो फिर वो देखेगा भैया मेरा, तुम नहीं कर रहे तो ठीक है, फिर मेरा जो मैंने जो दिया वो खर्चा होगा, वो इसके भी अपने कुछ प्रॉब्लम। तो अब हमको मालूम नहीं है कि एक्चुअली क्या फैक्ट है, क्योंकि मैं अभी तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं है रणवीर का कि क्यों बैकआउट किया। हाँ, रणवीर ने कोई ऐसा कुछ वो स्टेटमेंट भी दिया, और उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल इसलिए नहीं सकता कि मैं खुद अभी कुछ अवेयर नहीं था इसके बारे में, काफ़ी बाहर था मैं अपने। तो लेकिन वो मेरा ख्याल अभी मामला सॉल्व हो गया है। ओके, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई फेडरेशन, सिंटा हो, इम्पा हो या FWICE हो, क्या ये इतनी ताकतवर होती है? क्या अगर ये कह दें नॉन कॉर्पोरेशन जारी किया जाता है और ये हो जाए, तो क्या सुपरस्टार को फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी? ये रणवीर के फैंस की चिंता थी कि क्या अब रणवीर फिल्म नहीं कर पाएंगे, नहीं देखिए, या अगर ऐसा फ्यूचर में होता है। हाँ, नहीं ऐसा तो खैर नहीं होता है, फिर बाद में वो सोल्यूशन तो हो ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरा अपना जो पर्सनल बता रहा हूँ, मैं तो खैर एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, कि मेरी एक फिल्म मैंने किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा फिल्म का, लेकिन वो फिल्म के साथ मेरे साथ क्या हुआ था कि उसके मेरे कुछ पैसे बाकी रह गए थे जी, मेरे पैसे रह गए थे बाकी, और प्रोड्यूसर ने मेरे पैसे दिए नहीं थे। चूँकि डायरेक्टर मेरा अच्छा पहचान का था, और डायरेक्टर की वजह से मैंने वो फिल्म की थी जी। और उसके बाद फिर उनका, जब क्या होता है ना कि आर्टिस्ट का पैसा रह जाता है, तो फिर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मिली भगत तो हो जाते हो, तो उन्होंने कहा अरे यार नहीं यार, उसको बुलाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा देना पड़ेगा, तो यार एक मैं था और एक लड़की थी, उसका भी पैसा था, हम लोग दोनों कैरेक्टर। ऐसा होता है फिल्मों में कि पैसा रह जाए? सर होता है, तो कई बार हो जाता है ना सर, पैसा प्रोड्यूसर की वजह से कुछ हो जाता है, कमी होती है, पैसा नहीं होता, तो मेरा जब पैसा नहीं होता, अब वो इन्होंने डबिंग शुरू कर दी। अच्छा, डबिंग शुरू कर दी, तो मुझे पता चल गया, क्योंकि ये जो अपने डबिंग रिकॉर्डिस्ट होते हैं जो डबिंग करवाते हैं, तो वो तो हमको जानते हैं कि हम लोग फिर डबिंग के लिए आए थे। तो अब वो देखने लगे, तो देखा उन्होंने कि रिकॉर्डिंग जगह तो मुश्ताक खान भी है इसमें, राइट, मुश्ताक खान भी है इसमें। तो जब मेरा आया टाइम, तो पता चला उनको मालूम हो जाता कि कौन कब डबिंग कर रहा है, तो किसी और डबर को उन्होंने बुलाया होगा मेरी डबिंग आवाज़ करने के लिए, आवाज़ डब करने के लिए। तो उसने मुझे फ़ोन कर दिया, तो मुझे अच्छी तरह जानता था कि घपला हो रहा है। उसने पूछा यार आप डबिंग करने नहीं आ रहे क्या? तो मैंने कहा डबिंग शुरू हो गई क्या? अरे बोले यार डबिंग शुरू हो गई, कितने लोगों की, और आपका कोई और, मुझे लगा कि शायद मुझे बोला गया कि वो बिजी हैं, आ नहीं सकते, इसलिए हम उनकी डबिंग किसी और से करवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो किसी ने फ़ोन नहीं किया, समझा? तो ऐसा भी होता है सर। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने अपना सेंटा में जाके अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया उनको कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो सेंटा बहुत ही एक्टिव थी, सेंटर ने फ़ौरन बोला क्या बात कर रहे हो, कहाँ? तो मैंने कहा यहाँ पे डबिंग चल रही है, आप रिकॉर्ड इससे डबिंग थिएटर में पता कर लो आप। तो फिर सेंटर ने एक्शन लिया, एक्शन लेकर के सबसे पहले उन्होंने डबिंग थिएटर को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे एक आर्टिस्ट के साथ पैसे रह गए हैं उसके,
आप वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। तो उस वक्त डबिंग कर रहे थे किरण कुमार। अच्छा। किरण कुमार भी थे उसमें। तो किरण कुमार साहब को बोले अभी कौन डबिंग कर रहा है, बोले किरण काम। तो किरण जी, उन्होंने तो सेंटर ने किरण साहब को फ़ोन किया कि भाई ऐसा 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 है, एक हमारे आर्टिस्ट है उनका और एक लड़की का, दोनों का पैसा इन्होंने दिया नहीं प्रोड्यूसर ने, तो आप प्लीज़ उनको कॉपरेट करो। तो नॉन कॉपरेशन वाली ओके। यहाँ बात होती। तो किरण कुमार ने कहा कि भैया मैं डबिंग नहीं करूँगा, जितना कर दिया अभी मेरे डब बाकी है, आप पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो फिर प्रोड्यूसर को मुझे पैसा देना पड़ा। ओके। उन्होंने चेक बनाया और वो चेक ले जा करके सेंटा को दिया। फिर वो चेक सेंटा ने मुझे दिया और फिर मैंने डबिंग किया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के खिलाफ हो गया तो पूरी फेडरेशन जो जितने लोग काम कर रहे हैं सबके सब प्रेशर काम बनाएंगे। करेगी। और यही तो है फेडरेशन का मतलब, यही तो है किसी एसोसिएशन का मतलब। अगर नहीं है तो फिर इंसाफ होना चाहिए ना भाई। बिल्कुल। आप सोचो ना कि आप प्रोड्यूसर हो, मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं इंसाफ जहाँ होगा तो वहाँ जो अगर गलत है तो गलत है फिर। बिल्कुल। समझे आप? क्योंकि भैया प्रोड्यूसर से हमको काम मिलता है, समझे ना? बिल्कुल। तो प्रोड्यूसर के साथ अगर नुकसान हो तो अच्छी बात है। नहीं तो ये ऐसी बात नहीं, यहाँ पर बाकायदा इंसाफ होता है, जैसे मेरे साथ हुआ। अब वो मेरे को रिकॉर्ड नहीं बोलता, डबिंग हो जाती, फिल्म रिलीज हो जाती, तो मैं भी क्या कर लेता। बिल्कुल, सब कुछ हो चुका था। तो मैं चलो ठीक है, ओके। बट ये है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी ऐसा इशू होता है, तो उसके लिए जनरली सब लोग जो होते हैं, सभी लोग जो मिलते हैं, फेडरेशन के लोग हो या ये सब एसोसिएशन के सब लोग मिलते हैं, आर्टिस्ट को बुलाया जाता है या डायरेक्टर को बुलाया जाता है, उसके बाद बहस होती है और कुछ ना कुछ फैसला हो जाता है। यानी कि ये जो फेडरेशन है इतनी ताकतवर होती है कि किसी के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके या फिर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सके। तो अच्छी बात यह है कि रणवीर के फैंस जो हैं उनको अब राहत यह है कि ठीक है, रणवीर दिखते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वेल, जिस बात का मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, जिसको लोग सुनना भी चाहेंगे, वेलकम फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जहां पर मतलब एक आपका डायलॉग जो था, पूरी फिल्म एक तरफ, आज फिल्म का कोई और डायलॉग याद होना हो लेकिन आपको वो डायलॉग याद रहेगा लोगों को हमेशा। वो डायलॉग आया कहां से था, तो किसकी रचना थी वो? तो सर मैं सही बता रहा हूँ, कभी कभी ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं जी, ये बात आपको मानना पड़ेगा। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ चाहते भी है ना तो भी निकलता नहीं है। निकलता नहीं। बट यही इसके साथ हुआ फिल्म के साथ। ओके। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये मुझे इस फिल्म के लिए, इसके पहले मैंने अनीस भाई के साथ काफ़ी फिल्में कर चुका था। प्यार तो होना ही था, गोपी किशन, और ये तुम्हारे से सैंडविच, सारी सुपरहिट फिल्में रही है ना। ये जो फिल्में थी ना, ये मैं फिल्म ऑलरेडी उनके साथ कर चुका था। और एक और फिल्म थी अनीस भाई के साथ जो रिलीज नहीं हो पाई अभी तक, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, एक फिल्म ये भी थी जिसमें सुनील शेट्टी का डबल रोल था और ऐश्वर्या का भी डबल रोल था। तो ये अब मैं अच्छी ट्यूनिंग थी, अनीस भाई हमेशा बुलाते थे। तो इस फिल्म के लिए जब मुझे बुलाया तो नेचुरली कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ हम लोग नहीं पूछते क्या रोल है, ओके यार इन्होंने बोला करेंगे, कितने दिन इतने दिन, चलो चलते हैं। तो बुलाया जब बोला कि साहब आपको एक फिल्म, हम लोग फिल्म कर रहे हैं फिरोज़ भाई के लिए, फिल्म का नाम है वेलकम, उसमें नाना पाटेकर हैं, अनिल कपूर हैं, अक्षय कुमार है, कैटरीना है, ये वो सब बड़ा सेटअप है, मज़ा आएगा, दुबई में शूटिंग करेंगे ये अपना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बोले 25 दिन का एक शेड्यूल है, 25 दिन का काम रहेगा आपका, दुबई में शूट है, चलेगा शूटिंग करने के लिए दुबई। अब देखिए, अब दुबई में 3 या 4 दिन हो गए, मैं सीन में मैं रोज़ आ रहा हूँ, मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूँ ऐसा, और खड़ा हुआ हूँ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, ये कैटरीना वगैरह और मेरे जो कलीग्स थे वो सब लोग लाइनें बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है, मैं खड़ा हूँ, बस खड़ा ही हुआ और मैं सब खड़ा हूँ पीछे, सुबह पीछे। तो मैं बोल रहा मैंने कहा यार ये क्या रोल कर रहा हूँ मैं, अनीस भाई मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा क्या कर दिया, क्या बना दिया मुझे यार, खड़ा कर दिया पीछे। तो एक दिन, अब तो 5वें दिन की बात है, 5वें 6वें दिन की बात है, अनीस भाई बैठे हुए, मैं चला गया उनके पास। हाँ, मैंने कहा अनीस भाई आपसे कुछ बात, हाँ बोलो बोलो क्या बात है। मैंने कहा अनीस भाई मैं ना 3-4 दिन हो गए जब से शूटिंग चल रही है, मैं ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया भाई, क्या बात है, प्रोडक्शन का कुछ मालूम है, कोई खाना वाना नहीं दे, ए भाई प्रोडक्शन बुला, प्रोडक्शन। अरे मैंने कहा भाई प्रोडक्शन की बात नहीं है, मुझे आपसे शिकायत, मेरे से क्या हो गया, मैंने क्या किया यार मैंने क्या कर दिया, क्या गलती हो गई मेरे से। मैंने कहा अनीस भाई मैं 4 दिन हो गए हूँ, चारों दिन मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ, एक लाइन नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई क्लोज नहीं, कुछ नहीं। फिर हंसने लगे अरे आप टेंशन वाले को भाई, मैं हूँ ना, मैं, और आपका जो रोल है ना वो यहाँ पर है,
यहाँ यहाँ आएगा, वो निकलेगा जब देखना। मैंने कहा मनोज भाई पता नहीं कब निकलता है यार। यार आप टेंशन मत लो, आप बराबर बराबर खाना खाओ, सो जाओ, कुछ नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा। ये बात थी। और यकीन मानो तुषार, जब मेरा ये सीन, पहला सीन हुआ, समझिए पहला सीन हुआ, जब नाना पाटेकर, अनिल कपूर और अपना अक्षय, कैटरीना, ये लोग सब थे, और भी हमारे आर्टिस्ट थे, सब लोग थे। वो सीन जब हुआ और ये जब आया कि भैया ये है तुम्हारा सीन, समझे ना, तो अब बोले अब कैसे करोगे इसको। तो जब मैंने सीन देखा, ये तक देखा, अरे यार ये करेक्टर तो है, बढ़िया सा है, लग रहा है ऐसा है, कैसा करना चाहिए इसको। तो अब ये समस्या थी कि इसको करोगे कैसे, समझे ना। तो अब जनरली क्या होता है ना कि यार ये इसको बोले यार ये अलग है, अलग टाइप का रोल है, और ये समझ लो कि ये जो करेक्टर है ना, ये दूसरे को डराने के लिए है। जैसे होता है ना कि आप बताना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, बता, बता भाई मैं क्या, बता इसको समझा यार मैं कौन हूँ, बता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, तो वो ये बताना शुरू करता है। तो ये एक जस्ट लाइक जैसे होता है ना, एक स्टूडियोफोनिक एक साउंड होता है, तोते की तरह बोलते ये ऐसा है। तो मैंने कहा यार अनीश भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको, मेरे को ना एक ऐसा जो टेप बजता है, तो आप टेप किसी को चालू कर दो तो टेप चालू हो जाता है, उसके बाद फिर अगेन वही चीज रिकॉर्डेड मैसेज है ना, एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है ना, रिकॉर्ड हुआ, जैसे आप देखते हैं ना वॉइस मैसेज आता है, बिल्कुल, वॉइस मैसेज हुआ, उसके बाद फिर वापस शुरू हो जाता है, फिर वापस शुरू हो जाता है, उसको आपको बंद करना पड़ता है ना। तो इस तरह का होता है। तो वो हमने उसको, मैंने कहा अनीश भाई मैं इसको इस तरह से करता हूँ। तो अच्छा यार इसको देखते, करके देखो तो सब लोगों ने उसको लाइक किया। कितने टेक में हुआ था? सिंगल टेक में? सिंगल टेक में सर, वो सिंगल टेक, हाँ सिंगल टेक में, सिंगल में वन टेक, क्योंकि ना वो बीच में उसका कुछ है ही नहीं कुछ, बीच में आप सांस, मतलब पहली बार आपने परफॉर्म किया, पहली बार में पास हो गया। हाँ शॉट। तो वो तो जब मैंने बोला जिस तरीके से, तो तोता रट जो होता है, मतलब स्टोरीफोनिक टाइप का, वो बोला, तो सब लोगों ने कहा अरे यार ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फिर इवन नाना पाटेकर बोले इट्स वर्किंग, अनिल कपूर यार इट्स वर्किंग यार, कुछ गुड। तो ये सारी चीज़, और मेरा दोस्त और जो मेरे कलीग, मेरे साथ जो करेक्टर एक्टर, तो उन लोगों ने, सबने बोला यार मुसाब ये जो समझ में आ रहा है यार, अच्छा करेक्टर निकल के आएगा। और मुझे खैर इतना नहीं मालूम था कि इतना अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि वो जहाँ जाता है ना, तो वो जैसे ही उसको बोलता है कि बता बल्लू, बता बल्लू, मेरे को जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, बता बल्लू, ये शुरू हो जाता है। मेरी एक टांग नकली, मेरा हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन मेरे मुँह से उदय भाई के लिए कुछ गलत नहीं बोले, तो उदय भाई ने मेरी इसका हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके ये सब शुरू कर। तो सब लोगों ने कहा यार ये एक अच्छा है। तो वो एक कई जगह जहाँ आती है कि वो कुछ और बात बोलना चाहता है कि बता बल्लू, और मैं शुरू हो जाता हूँ, मेरी अरे वो नहीं वो बता मेरे साथ शूटिंग में क्या हुआ, लोगों ने किस तरह मुझे पसंद। तो अब चलो ठीक, हम तो कर देते हैं ना, हमको लगता है चलो ठीक हो गया होगा। लेकिन तुषार, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने जिस फिल्म में भी जो भी परफॉर्मेंस दी है, जैसा भी जो भी काम किया है, उसका हिट होना ज़रूरी है। मेन पॉइंट ये होता है। अदरवाइज आपने कुछ भी किया, कैसा भी किया, बहुत अच्छा किया, लोगों ने तालियां मारी आपको, और आपने कहा यार क्या बात है, ये तो फिल्म है तुम्हारे लिए, बस कमाल हो गया, निकल गए आप, निकल पड़ी तुम्हारी। तो वो तो ठीक है भैया, अगर फिल्म नहीं चली तो वही हो जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन कई बार कई फिल्मों में ऐसा होता है कि सुपरस्टार लीड आर्टिस्ट जो है, उसका जितना बड़ा कद दिख रहा है, भले ही उसका पूरी फिल्म कवर हो रही है, साइड में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उसके पैरेलल खड़ा होता है। जैसे धुरंधर में ही आप देख लीजिए, जो राकेश बेदी साहब का कैरेक्टर है, वो पैरेलल है रणवीर सिंह के, अक्षय खन्ना के पैरेलल है। वो उसे भी कोई भूलेगा नहीं, वो बल्कि मुझे लगता है उससे ज्यादा मीम जो बने या उससे ज्यादा जो रील्स में आया, वो वाला कैरेक्टर आया। ये कैरेक्टर सोचा गया होता है या ये परफॉर्म हो जाता है? ये परफॉर्म हो जाता है। राइटर समझ में तो आता है ना, अब बना दिया उसने, तो सर काफ़ी चीज़ें उसमें कलेक्ट होती है। मतलब कि एक तो कैरेक्टर मिल गया। पता नहीं आपने मेरी वो फिल्म देखी कि नहीं, एक फिल्म मैंने की थी 93 में। अच्छा, भट्ट साहब की फिल्म थी वो। भट्ट साहब से बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। अरे बहुत। मैं अभी देख रहा था फिल्मों की लिस्ट, तो मैंने देखा बहुत सारी फिल्में महेश भट्ट साहब की। 16-17 फिल्में की मैंने कंटिन्यू। बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए आप 7 इयर्स आई वाज विद महेश भट्ट ओनली। और उन 7 सालों में मैंने उनके साथ 16-17, ये 90s का दौर था, 90s का, 91, 92, 93, 2000 तक मैंने कम से कम उनके साथ 16-17 फिल्में की हैं। राइट फ्रॉम कब्जा, अच्छा, दिल है के मानता नहीं, आशिकी, सड़क, हमें रही प्यार के, सर,
जुनून, सातवां आसमान, मिलन, नाराज, गुमराह, सर। और सब में बड़ा डिफरेंट और रोल था, हर एक सब में में डिफरेंट हर रोल था। एक में आपने देखा होगा कि मेरे अलग डिफरेंट जुनून, जुनून। मतलब बता रहा हूँ आपको, हम्म। मतलब हर एक फिल्म में हर फिल्म में मुझे उन्होंने डिफरेंट रोल दिया। तो एक मैं इसलिए भट्ट साहब की हमेशा बात करता हूँ कि भैया एक हम अदरवाइज इंडस्ट्री में इतना भेड़ चाल चलती है ना कि जो फिल्म आपकी चली है, हिट हुई है, और जिस तरह का रोल आपका उसमें था, कॉमेडी रहो या विलेन का रहो, नेगेटिव रहो, पॉजिटिव रहो, तो लोग उसी को वो बोलते हैं, नहीं यार उसको बुला, वही है, उसको यही देंगे, नहीं नहीं नहीं, तो वो मानते नहीं कि कुछ और ये कर सकता है सामने वाला, तो वो उसी को उस तरह का रोल देते हैं। लेकिन भट्ट साहब एक वाहिद डायरेक्टर रहे मेरे अच्छा। हिसाब से, जिन्होंने मतलब समझ, नहीं यार ये एक्टर है भैया, इसको तुम कुछ भी दे सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक डायरेक्टर में। तो जो अलबेला रोल है वो इसको दे दो। हाँ, वो पारखी होते हैं वो लोग। आशिक में देखो मेरा जो बिल्कुल। रोल उन्होंने दिया था, एक टेलर मास्टर का रोल दिया था। हमें रही प्यार के में मैं एक मैनेजर होता हूँ जो जापान रिटर्न होता है। जुनून फिल्म था जो जिसमें उन्होंने मुझे आदिवासी का रोल दिया, जो हीरो को रोकता है, मत जा बाबू, अमावस की रात है, निकलता है आज वो, मतलब उस तरह की फिल्म है ना। और वो गुमराह मेरा इंस्पेक्टर का रोल, और साथी है फिल्म मैं भूल गया, कई फिल्में तो मेरे को बाद में याद आती। इतनी लंबी फिल्मों की लिस्ट है। हाँ, मैं भी अभी देख रहा था, मैं देखता गया बहुत फिल्म। साथी फिल्म में मैंने एक साउथ इंडियन का मैंने रोल किया था, दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानते। मैंने और कंटर अकेले हम अकेले तुम, आमिर खान के साथ भी कई सारी वो फिल्में थी, आती लेकिन हैं। वो भट्ट साहब की नहीं थी। हाँ, नहीं, आमिर खान के साथ भी आमिर अपनी खान कई के फिल्में साथ, रही। वो आमिर खान के साथ थी। तो ये इस तरह, तो वो 93 की वो फिल्म मेरी सर एक फिल्म और थी जो जिसमें मेरा नेगेटिव रोल था। अच्छा। नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल, मेरा नेगेटिव था उसमें, मेरे को पूरा गैंगस्टर जो गला काटता है, समझे ना। और उसी वक्त ये फिल्म रिलीज हुई थी हमें राही प्यार के। तो दोनों फिल्में एक हफ्ते के डिफरेंस में रिलीज हुई थी, लेकिन हमें राही प्यार के बहुत आगे निकल गई, जिसमें मेरा कॉमेडी रोल था। तो फिर वो हर प्रोड्यूसर ने मेरे को शुरू में सब, नहीं यार एक इमेज बन गई। एक इमेज बन गई, कॉमेडी रोल, कॉमेडी। तो हालांकि डिफरेंट मैंने रोल किए हैं, अलग अलग तरह के रोल किए हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि भैया आप एक टाइप करके रख जाना, और मैं चाहता था कि टाइप होके ना रहूं मैं, हर तरह के रोल्स मिलते कौन सा रोल आपके सबसे करीब रहा, आपको लगता है ये रोल मेरा मिल गया, बस मेरे दिल की बात मिल गई? रोल्स तो मैंने बहुत सारे किए थे, मैं भाग्य के बता रहा हूँ। मैं एक फिल्म में जो मेरी जो रिलीज ही नहीं हुई, मैं वो रोल मेरे बहुत करीब था। एक फिल्म बनाई थी वो मुजफ्फर अली साहब ने, अंजुमन। अच्छा। उसमें मेरा तो ऐसा रोल था तुषार, मैं आपको कहता हूँ, क्या रोल था? 1984 में मैंने एक रोल किया था 50 साल नवाब का। अच्छा। 50 साल का नवाब है जो शबाना आज़मी के पीछे आशिकी दीवाना है, उसको अटूट प्यार करता है और चाहता है उसके साथ में निकाह हो जाए। तो यहाँ वहाँ के शेर व शायरी लाकर के उसको सुनाता है, पटाता है, और उसका रिश्ता भेजता है, और वो रिश्ता लेके जाने वाली होती हैं अपना शौकत आज़मी, जो शबाना आज़मी की मम्मी है एक्चुअल रियल लाइफ में, लेकिन उसमें उन्होंने रोल इस तरह का किया था, चुहिया बेगम का। तो मैं रिश्ता भेजता हूँ पैसे वैसे दे करके, और वो मुझे जो है वो इनकार कर देती हैं, और वहाँ इंटरवल पॉइंट होता है, और सेकंड हाफ में मैं आई बिकम विलन, कि इसने ठुकरा के मेरा प्यार ठुकरा, मेरा निकाह को उसने कबूल नहीं किया है, तो वो विलेन बन करके किस तरह से उसको बदला लेता है, वो उस तरह का रोल था। और राही मासूम राजा साहब ने वो फिल्म लिखी थी, और वो मोहब्बत मुकम्मल ना हुई। हाँ, लेकिन वो नहीं हो पाई, और वो फिल्म में ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर का झगड़ा हो गया, रिलीज ही नहीं हुई फिल्म। उसमें मेरा कमाल का रोल था, बहुत अच्छा रोल था, वो मेरे बहुत करीब था। उसके बाद नेचुरली हमें राही प्यार के मेरा बहुत अच्छा रोल था, एंड सर जो थी वो भी काफ़ी करीब रहा मेरे से, क्योंकि वो अब सर, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, वो सर फिल्म देखेंगे, उसमें रोल मेरा बहुत ही अच्छा रोल था। उसमें बहुत कम डायलॉग्स थे, लेकिन फीलिंग्स और इमोशन के साथ थी वो फिल्म। अच्छा, इतने सारे आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर लिया, कौन सा एक्टर आपको लगता है कि सबसे अच्छा है, किसी एक का नाम लेना हो तो? किसी एक का नाम लेना हो तो मैं बच्चन साहब का लूँगा, अमिताभ बच्चन। यूं ही नहीं महानायक कहलाते। हाँ, ये सही बात। क्या ऐसी खासियत है? खासियत तो उनकी रही है कि सर वो इतने सिंसियर हैं टूवर्ड्स वर्क, मतलब अच्छा। हाँ, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे वो सुभाष घई हो, या उस वक्त के मनमोहन देसाई रहे हो, या आज के कोई जो भी हो, मतलब जिसका नाम उतना नहीं है, जो आप ये कह सकते हैं बहुत ही छोटे बजट की फिल्में बनाते हैं, वो जिस फिल्म में भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और टाइम के इतने पंक्चुअल है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा। हाँ,
ये भी है। और उनका एक पर्सनली मेरा उनके साथ, हालांकि मैंने 4 या 5 फिल्में की हैं। कालिया, मैं आज़ाद हूँ, मृत्युदाता, मेजर साहब। और ये एक वाहिद ऐसे एक्टर हैं जो स्पेशली मतलब आपको फ़ोन पे बुलाते हैं कि भाई आज हमारी फ़िल्म का ट्रायल है, आप आइएगा ज़रूर। वो अच्छा। खुद फ़ोन करते हैं, समझे ना। तो एक बार सुबह सुबह रिंग हुई, तो मैं सोया हुआ था, तो रिंग हुई लैंडलाइन पे, रिंग हुई तो मेरी वाइफ ने उठाया, मैं तो सो रहा था। तो मैंने कहा, हेलो, हाँ। तो वो बोलती है कि उन्होंने सामने से आवाज़ आई होगी कि मुश्ताक साहब हैं। तो बोले नहीं, वो तो सो रहे हैं। नहीं नहीं, वो बच्चन, अमिताभ बच्चन साहब बात करना चाहते हैं। तो मेरी वाइफ को भी बिलीव नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसे ही हंस के उसने रख दी। बोले नहीं, मैं अभी, आप बुलाई उनको। तो अरे बोले अभी सोने दो, देख लो। बोले तो मैंने सुन लिया आवाज़, मैं तो ऐसे ही उठा ही हुआ था। तो मैंने, कौन, क्या है? अरे देखो तो वो कोई है, बोलता है कि अमिताभ बच्चन बात करना चाह रहे हैं। मेरे को भी लगा यार कोई मजाक कर रहा होगा। फिर हम लोग आते, चलो, हाँ भाई बोलो भाई बच्चन साहब। बोले मुश्ताक साहब, हाँ 1 मिनट। बोले बच्चन साहब बात करेंगे, 1 मिनट। एंड बच्चन साहब, हाँ भाई, सॉरी आपको हमने जगह दिया, ऐसा है, हमने इसलिए आपको फ़ोन किया। अरे मैंने कहा बच्चन साहब, अरे नहीं, ठीक है। हमने ऐसा है कि हमारी फ़िल्म का ट्रायल है आज फिल्म सिटी में, तो आप, हम लोग सब लोग टेक्नीशियन देख रहे हैं, आप, हम चाहते हैं कि आप भी आएँ। ये बच्चन साहब जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अच्छा। हाँ, और जब हम शूटिंग किया करते थे तो पूना में ब्लू डायमंड होटल था, हम लोग जब, तो वहाँ पे सबको ही यूज्ड टू कॉल एवरीबॉडी कि भाई बुलाओ सबको, साथ में खाना खाएंगे। हम लोगों को बुलाकर खुद सर्व करते थे, ड्रिंक्स, पानी, खाना, ये वो सब। तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ। मतलब फिर मैं जी, मेरी जब शादी हुई तो जब मेरे पास फ्लैट तो था नहीं, एकोमोडेशन नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, यार तुम बच्चन साहब के साथ काम कर रहे हो, और बच्चन साहब अभी इस वक्त, मैं उस वक्त की बात करूँ जब वो उन्होंने चुनाव भी जीता था एक, अच्छा। इलाहाबाद से। हाँ हाँ, इलाहाबाद से। हाँ, तो शरद पवार के साथ उनके भाई वो है। तो देख लो, अगर बच्चन साहब से अगर कुछ हो सकता है, मिल जाएगा, सीएम कोटे का फ्लैट मिल जाएगा यार। 10% का एक हाँ। स्कीम थी वो। तो मैंने एक दिन ऐसे पूछ लिया बच्चन साहब से, मैंने कहा सर आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, आई जस्ट गॉट मैरिड एंड ऑल दैट, एंड आई डोंट हैव एकोमोडेशन। और यू नो, आपको तो मालूम है, देयर इज़ ए स्कीम फॉर दिस, सीएम कोटा है एक 10% का, जिसको आर्टिस्टों को जिनके पास एकोमोडेशन नहीं है उनको दिया जाता है। या आई नो, यू जस्ट गिव मी अ लेटर, आई विल गिव अ लेटर, एंड जस्ट गो टू मीट मिस्टर शरद पवार, लेट्स सी क्या होता है। तो फिर उन्होंने मुझे जो लेटर दिया एक लिख करके कि आई नो मुश्ताक खान वेरी वेल, एंड दिस इज़ वेरी स्टेज आर्टिस्ट, ही डजंट हैव, he just got married, doesn't have accommodation, please help him about your, in under your distribution flat system 10% quota and all that. तो उन्होंने इतना खूबसूरत लेटर मुझे लिख करके दिया था, जो मैं लेकर गया शरद पवार जी के, और उन्होंने सैंक्शन कर दिया। मिल गया फ्लैट। या मिल गया दैट, थोड़ा सा टाइम तो ये लगा। छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखती हैं। अच्छा, वो जो 80s 90s का दौर आपने देखा बॉलीवुड के अंदर, और ये जो 21वीं सदी का आप पिछले 20-25 साल से दौर देख रहे हो, अंतर है? तुषार, एक्चुअली क्या है, आपने पूछा कि 1980s 90s में जो माहौल था और आज का माहौल फिल्म इंडस्ट्री में कैसा है, तो डिफरेंस बहुत ही क्लियर है, बहुत ज़्यादा। अब आज की जो इंडस्ट्री है, आज के जो कलाकार हैं और आज का जो माहौल है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है। मतलब बस देखना है कि भैया आप यहाँ से कितना मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, कितना पैसा मिल जाएगा। तो वो टाइम पे 80s और 90s में जो था ना, वर्क को ज़्यादा वो करते थे कि भैया काम क्या कर रहे हैं, टैलेंट कितना है, टैलेंट कितना है, और किस तरह का काम हो रहा है, रिलेशनशिप क्या है, इमोशन है। जो इमोशन था ना पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना और फिल्म के बारे में सोचना। और सबसे बड़ी बात क्या थी मालूम है, जब फिल्म रिलीज़ होती थी ना, तो सब लोग वेट करते थे, यार फिल्म रिलीज़ होने वाली है, आज फिल्म रिलीज़ होने वाली है। और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट जो आता था, और वो फिर वो फिल्म का रिलीज़ होना, और फिर उसका टिकटों का ब्लैक होना, और उसके बाद फिर उसके जो आज 15 दिन हो गए, आज फिर 100 दिन हो गए, आज 50 दिन हो गए, आज 15 हफ्ते हो गए, और उसका सेलिब्रेशन करना कि चलो आज यार सिल्वर जुबली हो गया, बिल्कुल। फिर गोल्डन जुबली हो गया, फिल्म इतनी चली, ये हो गया, वो गया, ये इस फिल्म ने इतना कलेक्शन किया, उसने इतना कलेक्शन किया।
और उसके बाद फिर सब मिल कर के उसको एंजॉय करते थे। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब सब कितने सीआर का बिजनेस हुआ? अभी वो सीआर इतना अचानक वो 3 दिन में पता चला 300 करोड़, 500 करोड़ 500 करोड़। कभी उस वक्त कभी ये नहीं होता था कि इतना बिजनेस कर लिया है। उस वक्त होता कि यार फिल्म इतनी बढ़िया हिट हुई है, लोगों ने पसंद लोगों करी। ने पसंद किया, लोग चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब वो टाइम पे लोग बताते थे हमारे को, हमने तो मैंने देखा भी हुआ, हम लोग बिल्कुल। खुद थिएटर में जाते थे और जिस तरह से भीड़ लगी रहती थी। आई रिमेम्बर जब शोले रिलीज हुई थी 15 अगस्त मिनर्वा थिएटर में मुंबई में, बारिश का सीजन होता है, वो अगस्त का जो महीना होता है सर, इतना इतना कमर पानी कमर भर पानी जाता। था थिएटर के सामने, इतना कमर पानी था और लोग जो है बाकायदा इतने कमर पानी में लाइन लगी थी और लोग इस तरह से हाथ उठा करके जो लाइन में लगे थे और वहाँ जाके टिकटें ले रहे थे। तो वो आलम था फिल्मों का और चलती थी फिल्में। उसके बाद फिर हम लोग मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि हम आपस में ना मिलते हों कि भाई शूटिंग किया, शूटिंग के बाद बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। आज ये सीन अच्छा हुआ, आज ये सीन अच्छा हुआ, आज सीन थोड़ा ये और अच्छा हो सकता था, आज ये फिल्म में इतना बिजनेस किया, ये किया। अच्छा। वो कुछ नहीं है अब कोई, ये आज की डेट में तो बस सब भाग दौड़, यहाँ आए, वहाँ गए, यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है। और ये फिर ये उसके बाद फिर ये छोटा पर्दा आ गया। जब छोटा पर्दा हो गया तो टाइम का इतना हो गया कि यार इस टाइम में ख़त्म ही करना है इसको। आप मतलब सोच नहीं सकते कि आप ये अभी यार वो पीछे उसके तलवार लटकी रहती है डायरेक्टर की कि यार खत्म ये करो। इतना टाइम हो गया और कितना 10 मिनट ही हुए हैं अभी तक और आज मेरे को पूरा जो है ना उसको 22 मिनट का और 24 मिनट का मेरे को शूट करना है। तो मतलब क्रिएशन अगर कोई करना चाहे, कुछ क्रिएटिविटी कुछ करना चाहे तो आप कर नहीं सकते, समय नहीं है। समय नहीं है। आपको याद होगा कि फिल्म बनती थी, मुगल आजम ने 10 साल लिया सर, बिल्कुल। तो फिर मुगल आजम बनी वो जो आज भी देखी जाती जो है। आज भी देखी जाती है। मदर इंडिया बनी सर। तो पेशेंस तो होना चाहिए ना सर। कमाल अमरूई साहब जब पाकीज़ा बना रहे थे तो कितने साल लगे सर, बिल्कुल। और वो वेट करते थे, नहीं यार वो मौसम नहीं है, वो आया नहीं अभी। अच्छा, मौसम का भी ध्यान होता हाँ था। हाँ मौसम, मतलब मुगल आजम का तो मैंने यहाँ तक सुना है कि पृथ्वीराज कपूर जब वॉक करते थे ना तो के आसिफ साहब जो थे ना वो नहीं कट आया नहीं अकबर, चाल में नहीं आया एक अकबर, कट कर दिया वन मोर। जबकि वो पृथ्वीराज कपूर, द ग्रेट पृथ्वीराज कपूर की एक्टिंग। उनका यार, और उसके बाद उनका पूरा रियल वो उनको कवच लगाया, रियल कवच था लोहे का, भारी भरकम पूरा उस तरह कॉस्ट्यूम्स के साथ। वो आप सोच नहीं, अब आदमी पर अरे यार आज की डेट में किसी को बोल दो आप, अरे छोड़ यार अलग करना है इसको यार, जबकि बहुत हल्के फुल्के रहते हैं वो दिखते वैसे। वो तो रियल देते थे वो लोग, वजनदार। जनरली ये होता है ना कि हमारे पास जैसे पत्थर भी होते हैं तो वो फेक होते हैं, बिल्कुल। तो वो हल्के होते हैं एकदम। हाँ। तो आज भी मतलब सारी जो कॉस्ट्यूम बनते हैं, सारी जो चीज़ें बनती हैं वो सब फेक होती हैं, वो तो बहुत हल्की होती हैं, लेकिन आपको लगेगा वजनदार है। वजनदार है, लोग उसको वैसा दे हाँ देंगे। वैसा लुक दे देंगे उसको। उस वक्त तो उन्होंने कहा नहीं वो सब नहीं है, सब रियल चीज़ होती असली है दो। सर, असली दो। वो वजन भी महसूस होना चाहिए शरीर पर। वो उनका तो ये था, आपने सुना होगा कि मतलब वो जो खाने बनते थे ना, खाने हाँ। वो भी रियल होते थे, और जिसमें जब तक उसमें खुशबू ना आए हाँ। वो बोले मज़ा नहीं आएगा भाई, फील नहीं आएगा। वो फील नहीं आएगा। उनका ये लोग ऐसे फिल्म मेकर थे, ऐसे फिल्म मेकर। अभी कहाँ, अभी तो सब फेक। अब क्यों नहीं है वो फिल्म मेकर्स, कहाँ गए वो टैलेंट कहाँ गया? वो पता नहीं यार क्या हो गया है अभी आजकल, मैंने देखा है अभी। और वो रिश्ता भी नहीं रहा को आर्टिस्ट का साथ, वो रिश्ता भी नहीं आजकल, वो नज़र नहीं आता। वो जो अभी तो ये हो गया कि सेट पे हाय हेलो कैसे, अरे सब ठीक, बस वो खुद ही बोल देता है हाय हेलो सब ठीक है जवाब देने की जरूरत भी नहीं, बस इतना होता है। उसके बाद फिर हम मिले, उसके बाद कट्टू हर कोई भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, उसको उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें मिस हो गई हैं अभी। और अब जो कंटेंट भी जो हुआ करते थे, जो अब जब फिल्मों की लंबाई कम हो गई। पहले हम लोग जब बोलते थे कि जब फिल्मों की लंबाई रील्स होते थे उसमें आते थे 3 घंटे की फिल्म होती थी पहले। खुश हो, अरे 22 रील की फिल्म, 30 रील की फिल्म, बहुत खुश हो जाते थे। और जहाँ देखते थे कि 14, अरे यार 14 रील की फिल्म छोटी रह गई, जल्दी खत्म हो जाएगी ये तो। आज उल्टा हो गया। आज जो है ना आप देख लीजिए 2 घंटे के ऊपर, अरे नहीं आज ज़्यादा हो रहा, काटो इसको, ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो, इसको कम से कम करो भैया, नहीं ये टाइम नहीं है लोगों के पास। तो 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट ऐसी फिल्में बनती हैं। क्यों कि अब वो शॉर्ट फिल्में बनने लगी है, वेब सीरीज़ बनने लगी है। अब तो और भी ज़्यादा अपने ये इसमें
ये भी आ गया अभी वर्टिकल, आपने सुना बिल्कुल। होगा कि भाई अब 1.5 मिनट में देख लो, ये टाइम नहीं लोगों के पास। तो ये चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मैं तो ये समझता हूँ सर कि जो मज़ा आता था हम लोग जब थिएटर में जाके फिल्म देखा करते थे, क्योंकि आप जब थिएटर में जाके आप फिल्म देखते हो तो आप फिल्म देखते हैं, बिल्कुल। आपका एक प्रोग्राम बनता है ना कि यार आप उस एम्बियंस में होते एक हैं। एम्बियंस में होता है कि आप हम गए, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, अब आप फिल्म देख रहे हैं सिर्फ। वहाँ फिर फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ फिल्म देख पूरा। अब घर में आप फिल्म देख रहे हैं, आप रोक रोक के देख रहे हैं। अब रोके उधर से अरे चाय ले आओ, हाँ चले आओ चाय ले आओ, हाँ फिर देखो फिल्म, अरे कोई आ गया, अरे देखना कौन आया, तो पेपर वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर फ़ोन आ गया आपको, और फ़ोन भी बात कर रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, आप क्या एंजॉय करेंगे फिल्म को। तो ये चेंज आया, हर तरह से चेंज आया। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया, आपने अमिताभ बच्चन का नाम लिया, अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया, कैसी ट्यूनिंग थी? बहुत कैसे आदमी है? वो मस्त है, मस्त, बढ़िया, जबरदस्त आदमी, हंसी मजाक बस मस्त चलता है। कोई एटीट्यूड? एटीट्यूड नहीं है अक्षय में, एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल नहीं, एटीट्यूड नहीं, रेस्पेक्ट है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बाकायदा वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता है, सर 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 करके बोलता है। अच्छा। सर कैसे, सर सर, यू नो, ठीक है, नेचुरली आज मैं देखा जाए तो मैं अक्षर से थोड़ा सीनियर तो हूँ, काफी सीनियर है, काफ़ी सीनियर। 1980 आई थिंक पहली मूवी थी। हाँ मेरी 80 थी, तो वो है, वो सारी बातें हैं। और उसमें अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, वो सब मस्ती करते रहता है, समझे। ये सभी सारे लोग जो हैं, जैसे संजय दत्त सबसे ज़्यादा मस्ती करते अच्छा। हैं। संजय दत्त, अक्षय, सुनील शेट्टी, इनके लोगों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। तो इन लोग बहुत जॉली किस्म के हैं और बहुत ही मस्त रहते हैं अपने, तो और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं आर्टिस्टों का। अच्छा अच्छा लगता है। अच्छा, आमिर खान के साथ जब आपने फिल्म की तो आमिर खान का कैसा, आप आमिर कैसे खान, आदमी है? आमिर कैसे खान तो भैया परफेक्शनिस्ट, वो अच्छा। उसके वो माय गॉड, उसके साथ काम करना मतलब काम करने का मतलब बहुत फ़ायदा होता है आपको। अच्छा, हाँ, सीखने को क्योंकि मिलता है। एक, हाँ मैंने एक चीज़ देखा आमिर खान में कि भैया वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता है, वो सीन के बारे में सोचता है, वो फिल्म के बारे में सोचता है। ये सबसे बड़ी बात है कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, सीन अच्छे होने चाहिए यार। आपको वो किस्सा मालूम है मेरा, जो अकेले हम अकेले तुम का? नहीं, बताइए। अरे वो कमाल कमाल था वो तो यार, वो हद मतलब अनबिलीवेबल। आप सोच, तब तो मतलब आमिर स्टार हो चुका था ऑलरेडी, कयामत से कामत तक उसकी हिट हो गई थी, बिल्कुल। और एक दो फिल्में थी वो भी हिट हो गई थी, और वो काफी मतलब बैक टू बैक हिट आ रही थी। हाँ हाँ, और वो फेमस हो गया था अकेले हम अकेले तुम में। जी। मैं उसके लॉयर का रोल किया था मैंने। हाँ। फेमस में सेट लगा हुआ था कि कोई पॉइंट था जहाँ मैं जज साहब को बोल रहा हूँ, वो मेरा ही सीन था, मैं ही बोल रहा हूँ उसको उसके बारे में, और वो तो बैठा हुआ था, इधर मनीषा बैठी हुई थी। तो वो उसको ना अच्छा उसका पूरा ध्यान रहता है, कौन क्या बोल रहा है, क्या सीन चल रहा है, किस तरह से कर रहा है, तो वो सब पूरा सुनते रहता है क्या रहता है, और उसको जब भी मौका मिलता है तो वो कहता है इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उसको बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। तो उसने जब कट हुआ तो उसने डायरेक्टर मंसूर से कहा, मंसूर वन सेक, तो मंसूर आया उनको, ये जो मेरा वकील बोल रहा है ना यार, ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट जस्टिफाई नहीं कर रहा मुझे। वो क्या हुआ? बोले नहीं नहीं नहीं, बता नहीं ये क्यों ऐसा बोल रहा है, तो क्या होना चाहिए, कुछ तो चेंज हो, कुछ तो है यार, मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा। तो शूटिंग रुक गई, कुछ आधा पौने घंटे के लिए शूटिंग रुकी रही। तो राइटर को भी फ़ोन किया, तो राइटर की भी समझ, राइटर कहीं और अपना बिजी था, उसने कहा यार देख लो ना अभी, तो मतलब सही है। मंसूर ने फिर लास्ट में कहा कि यार हाँ मेरे करने देना यार सीन, नहीं तो फिर सीन मेरे शेड्यूल में आज ये सीन है, नहीं तो रुक जाएगा, तो फिर नहीं कर पाऊंगा, शेड्यूल का प्रॉब्लम है, और अभी इसमें टाइम नहीं लगा सकते हम लोग। तो वो शूट कर लिया उन्होंने, वो मतलब वो शॉट हो गया, वो सीन कर लिया मतलब। लेकिन आमिर ने वो छोड़ा नहीं उसको, अटक गई बात। हाँ वो अटक गई। तो वो जब पैकअप के बाद जब जाने लगे, मतलब 6 बजे का पैकअप हुआ, तो हम लोग जाने, सब चले गए अपने अपने घर चले गए। सर 7:30-8 बजे पर घर पहुंचे तो मुझे एक कॉल आया, तो मैंने कहा हेलो, हाँ बोलो। बोले साहब आमिर साहब बात करना चाह रहे हैं। हाँ मैंने कहा दो, तो आमिर साहब है, मुश्ताक साहब आदाब, हाँ आदाब, कैसे क्या है, आप कितने बजे सोते हैं रात में? मैंने कहा 10 साढ़े 10 तक सो जाता हूँ। अच्छा सर, एक्चुअली मुश्ताक साहब हुआ ये कि वी गॉट द पॉइंट। मैं समझ गया, मैं वो उसी वहीं वो सीन पे अटका हुआ मामला। क्यों मैं क्यों समझ गया कि ये वहीं पर अटका हुआ है, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर चुका था मेरा ही प्यार के उसके पहले। तो मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है। बोले ठीक है तो हम कल करेंगे। बोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप वो सीन आज सोने से पहले देखें, कल हम उसको रीशूट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कल मिलते, चल जल्दी आ जाऊँगा। नहीं मैं चाहता हूँ आज रात में देख लें आप।
तो बस हम लोग सीन लिख रहे हैं, राइटर मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये सीन ऑलरेडी हम लोग लिखना शुरू कर दिए क्योंकि हमने वी गॉट द पॉइंट। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब एक काम करो कि अपना ड्राइवर को मुझे नंबर फ़ोन दो, मैं उसको समझा देता हूँ कि कितने बजे क्या मेरा एड्रेस क्या है, कितने बजे तक आएगा वो। तो उन्होंने एड्रेस, मैंने बस में ड्राइवर को समझा दिया, बिल्कुल ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर तुम आ जाओ और 11 बजे तक आ जाना, क्योंकि उस वक्त 8 सवा 8 बजा था। तो मैंने कहा आ जाएंगे 10-11 बजे, देख लूँगा, एक बार सीन देख लूँगा, सो जाऊँगा। इस तरह मैं ओके फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, ये किया वो किया, 11 बज गया, 11:30 बज गया, 12 बज गया। फिर मैंने कहा अरे यार अब कौन आता है, मैंने सोच ही नहीं सकता ना ड्राइवर कहाँ आएगा अभी, वो भी बेचारा कल सुबह जाएगा इनको छोड़ने के लिए। तो मैं सो गया। 12:15 बजे नॉक हुआ, मतलब मैंने सोया था, आँख लगी रही थी मेरी, और मेरे को नॉक हुआ। तो मैंने कहा अब ड्राइवर आया है। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा लाओ सीन दो। बोलता सीन तो नहीं है। तो मैंने कहा तू काहे आया? बोले साहब आए नीचे। अच्छा, आमिर खान खान खुद, आप बिलीव करेंगे, पूरी शूटिंग खत्म की, उस शूट जो कि उनका खुद का सीन भी नहीं था, उस पर इतना काम। उस पे का, और वो सीन लेकर के राइटर के साथ खड़े हुए थे गेट पे। और उस वक्त मैं यकीन मानो मेरे पास ना अपना खुद का फ्लैट नहीं था, किराए पे था मैं, और एक छोटा सा फ्लैट था, बिल्कुल छोटा सा फ्लैट था, मेरा छोटा बच्चा था, बीवी, मैं क्या, मैंने कहा आमिर आप यार यहाँ बच्चे भी सो गए। अरे नहीं हमको ऊपर नहीं जाना, चलो कहीं नहीं। तो वो जो गेट में जो लाइट होता है ना, लैंप पोस्ट, उसके नीचे बैठकर उसने सीन सुनाया मुझे। निक्कर पहन के आया था, सिगरेट हाथ में थी। धीरे धीरे मेरे बिल्डिंग के लोग दरवाजे खुल रहे हैं और देख रहे हैं आमिर। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? मुझे परवाह नहीं, सबको, मैंने कहा सबको हाथ तो हिला दो यार, सबने हाथ में हिला दिए किसी ने, जब पता चल गया ना आमिर आया। तो बहुत से लोग लेट आते हैं, तो उन्होंने कहा अरे यार आमिर आया। अरे सब भीड़ लग गई यार पूरी सोसाइटी की। मैंने कहा क्या, उस सीन उसने मुझे सुनाया, तो कमाल का सीन लिख के आया था। कौन सा सीन था वो? ये जहाँ पर कि मैं इसका फेवर करता हूँ, मैं इसका वकील था ना, अच्छा, आमिर का, हाँ, और परेश रावल था, मनीष गोयल, इन लोगों का सब वो हो गया था सेपरेट। हाँ, बच्चे को लेके सीन था, हाँ, कि बच्चा किसके पास जाएगा। हाँ, तो आमिर चाहता था बच्चा मेरे पास रहे, वो चाहते वो रहे, तो उसको लेके डिस्ट्रीब्यूट था। तो मेरे तरफ से दलीलें थी, वो दलील जो थी ना, वो जो देना चाह रहा था वो उसमें थोड़ा सा पड़ा, जो उसको उसने करेक्शन किया था। अब अगर आप देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो कोर्ट सीन है फेमस में लगा हुआ था, बहुत अच्छा सीन है पूरा, कोर्ट सीन, ज़्यादा काफ़ी सीन है कोर्ट सीन का। तो इस तरह है वो आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। छोड़ता नहीं वो। अच्छा, शाहरुख खान और सलमान खान, तीनों खानों की हम चर्चा कर लेते हैं। शाहरुख खान का क्या आपको लगता है, आप जब काम किया? शाहरुख खान भी बहुत बढ़िया। शाहरुख खान बहुत बड़ा, एक ऐसी जगह से जहाँ से कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं। ये तो शाहरुख खान के साथ तो मैंने उस वक्त काम किया जब वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब वो ये फौजी था, फौजी करके यहाँ से गया था ना वो, अपना सीरियल, उसके बाद बॉम्बे आया था वो। तो उसके बाद हमने एक सीरियल किया था, उसका नाम था उम्मीद। अच्छा, जिसमें इसने बैंक एम्प्लॉयज़ का काम रोल किया था। बैंक में जो होते हैं ना, जो जिनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, उनको गांव में भेज देती है। कि भैया गांव का उत्थान करने के लिए बैंक, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना जो गांव, उसमें वो ग्रामीण बैंक टाइप, गवर्नमेंट बैंक। तो वहाँ पर हमारा मेरा भी एक कैरेक्टर था गाँव का। वहाँ पर ये बैंक का मैनेजर, बैंक का एम्प्लॉय आता है और किस तरह से वहाँ पर वो सब करता है, वो मैंने हम लोग काम। तो नासिक में हम लोग होटल में रहते थे और साथ में शूटिंग के लिए जाते थे। तो मुझे याद है कि उसके लिए उस वक्त उसको बहुत फ़ोन आते थे। कहाँ से मालूम है? कि एक फ़ोन आया था उसको, जो पुलिस पब्लिक एक फिल्म बनी थी, प्राणलाल मेहता, अच्छा, उसके प्रोड्यूसर थे, और इस्माइल श्रॉफ उसके डायरेक्टर थे। और उसके दोनों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो थे बहुत फेमस थे। इस्माइल श्रॉफ जो थे उस वक्त उन्होंने थोड़ी सी बेवफाई बना करके और बहुत सुपर डुपर हो गए थे राजेश खन्ना और शबाना आजमी को लेकर के। उसके बाद फिल्म उन्होंने शुरू की थी पुलिस पब्लिक, जिसमें राजकुमार थे, जानी, और एक थे अपना वो नसीरुद्दीन शाह और डैनी, और ये सारे लोग थे ना। और तो इसको फ़ोन आते थे, तो ये मुझे बोलता था, बोला भाई ये जो है ये प्राणलाल मेहता, ये जो है फिल्म प्रतिमा फिल्म से नाम था, प्रतिमा फिल्म कौन सा प्रोडक्शन है? तो मैंने कहा यार बहुत बड़ा प्रोडक्शन है ये तो, बहुत बड़ा। क्योंकि क्या हुआ? नहीं, मेरे को उनका फ़ोन आया था मुझे, और कह रहे थे कि भाई एक रोल है, हीरो का रोल है। अब अबे मैंने कहा कर ले यार। तो नहीं, मैं देख रहा हूँ, कल वो फिर फ़ोन करेंगे, फिर मैं बात करता हूँ उससे। अरे मैंने कहा बात क्या करना है यार, तू जा, हीरो का रोल है यार, उसमें चला जा उसमें। तो और मुझे पता था कि ये फिल्म है इस्माइल श्रॉफ की। मैंने एक फिल्म कर चुका था उनकी, मैंने थोड़ी सी वफाई में भी था। मैंने कहा बहुत बड़ी फिल्म है यार ये, राजकुमार हैं, नसीर भाई, बड़ी स्टार कास्ट है, बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर बड़ा है।
तो मैंने कहा तेरे लिए तो अच्छी बात है, कैन यू बिलीव ही रिफ्यूज दैट फिल्म। क्यों? हाँ, वही था उसका रीज़न। और जो उसने जो रीज़न दिया वो आज मेरे को लगता है बहुत अच्छा किया उसने, नहीं तो आज वो शाहरुख नहीं होता, किंग खान नहीं होता। किंग खान नहीं होता। सर वो बंदा जो है ना वो जानता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हकीकत बता रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको पूछ लिया फिर जब रिफ्यूज़ किया उसने ना, तो मैंने यार जाने का शाहरुख है यार, ये कमाल करते, इतना बड़ा प्रोडक्शन, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा सेटअप, और तुमने फिल्म। बोला भाई आप समझते नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है मेरा करने के लिए वहाँ क्या था। मैंने पता लगा लिया सब। वो बोलते हैं हीरो कुछ नहीं है, हीरो उसका हीरो कोई और है। मेरे को तो वो सिर्फ एक वो बना मोहरा था मैं, मतलब एज एन एक्टर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। 2 गाने दे रहे थे मुझे वो, और 3 और 4 सीन, और वो भी सीन सारे राजकुमार के साथ। वो मुझे कुछ बोलने भी नहीं देते। उस सीन में फिल्म में करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, और मैं यहाँ पे 2 गाने और 4 सीन करने नहीं आया हूँ, कोई मतलब नहीं है। उसने जो बात बोली यार बहुत बड़ी बात थी। बोले आप देखिए जिस फिल्म में राजकुमार हो, नसीरुद्दीन शाह हो, डैनी हो, अब उनको चाहिए ना एक लड़का गाने के लिए, एक लड़कियों की हीरोइन भी चाहिए, हीरो भी चाहिए। अब ये राजकुमार से तो गाना नहीं गवाएंगे, वो नसीरुद्दीन शाह से नहीं करवाएंगे, डैनी भी गाना नहीं गाएगा, तो एक गाने के लिए एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए। और डायलॉग तो जो है मुझे कुछ भी नहीं है। बोले ठीक है, बड़े बाप का बेटा है तो उससे शादी करना चाहता है, पापा हमें, तो वहाँ तो मेरे को खुद चुप करा देगा ये आदमी, वहाँ उनसे ऊपर तो जा नहीं सकता राजकुमार के सामने, खुद को निकाल कर बाहर नहीं ला पाएगा बंदा। हाँ, तो करने के लिए कुछ नहीं। और उस दिन लालच कर लेते तो फिर साइड के ही रह जाते। वहीं रह जाते। आप देखिए ना, अब वो फिल्म देखिए पुलिस पब्लिक, जिसने भी वो रोल किया वो नजर ही नहीं आएगा, शैडो रोल रहा। सर मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप में वो गुर्दा होना चाहिए, वो करेज होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर मैं रिफ्यूज़ करने का, कि नहीं सर मैं नहीं, ये नहीं करूँगा मैं। सर बहुत बहुत कम होता है, शायद मुझ में भी नहीं है। और उस टाइम पर जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब शुरुआत का दौर, जी बिल्कुल, ना करना बहुत बड़ी बात होती है, रिफ्यूज नहीं कर सकते। नहीं, अभी तो आपको वैसे रोल कोई ऑफर भी नहीं करेगा। हाँ, बट ये तो उस वक्त की बात है जब आपके पास कुछ नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं आप, कुछ है ही नहीं, यू आर नथिंग, बट आप में जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कि साहब मैं अगर ये कर लिया तो फिर यही करता रहूँगा, वो है शाहरुख। अच्छा, बदलाव आए आमिर खान के उस दौर में, आपके साथ जो संबंध रहे, शाहरुख खान के जो संबंध रहे, आज के दौर में जब वो किंग खान बन गए, आमिर खान बन गए, कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम देखिए मैं तो खैर वैसे ज़्यादा ना तो किसी को फ़ोन करता हूँ ना किसी के घर जाता हूँ, कहीं मिल गए तो सब ठीक है, मगर लेकिन एक बात मैं बताऊँगा, चाहे वो बच्चन साहब हो, शाहरुख हो, आमिर हो, सलमान हो, हकीकत बता रहा हूँ, सालों नहीं मिले, काफ़ी दिनों से एक साथ काम भी ना करें, लेकिन जब मिलते हैं ना सर, गले लगाते हैं, अच्छा, और रिकग्नाइज करते हैं। और मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये बात तो मैं अभी डंके की चोट पे कह सकता हूँ, बहुत बढ़िया रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ना सर वो कि बार बार फ़ोन करके और ये करके उनको डिस्टर्ब करना, कमाना भी सर, और नहीं करना चाहिए। सब कोई मेरे कोई रिलेशन वो थोड़ी है घर जा करके बैठना खाना पीना, वैसा है ही नहीं, है नहीं है तो नहीं है सर, हमारे रिलेशन वैसे नहीं है। बट एक जैसे बच्चन साहब का, अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कितने दिन हो गए मैंने काम नहीं किया बच्चन साहब से, बच्चन साहब देख के पहचान जाएगी, कैसे हो मुश्ताक, क्या हाल है, और कुछ सब ठीक ठाक। शाहरुख सर गले लगा, आमिर खान, सलमान, सब ये लोग इज्जत करते हैं, याद रखते हैं। सलमान खान की शुरुआती जो दौर था, जो फिल्में थी, और उसके बाद जो आज का दबंग वाला रोल आ गया, आपको क्या लगता है किस वजह से वो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सब कुछ बदल गया? दो तरीके के लोग हैं जो सलमान खान को उस दौर में देखते हैं, एक जो आज दबंग दौर में देखते हैं। तो ये सारे लोग जो है, सलमान के जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सलमान खान के जो फादर है सलीम साहब जो हैं, उनके वजह से तो मैं भट्ट साहब से मिला हूँ जी, क्योंकि वो एक प्ले मेरा देख रहे थे, देखा उन्होंने, सलीम साहब ने मुझे घर बुलाया और कहा कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे डायरेक्टर रमेश तलवार ने मुझे बताया, मैं उनके घर गया तो मैं भट्ट साहब से मिला, तो उनका एहसान है मेरे ऊपर। उस वक्त मुझे सलमान नहीं कुछ कर रहे थे, बल्कि सलीम साहब बोलते थे यार तुम थिएटर करते हो, उसको भी लेके जाओ थिएटर करने के लिए।
बट उससे पहले ही उनको वो फिल्म मिल गई, मैंने प्यार किया, और उसके बाद वो हिट हो गए। और उसके बाद फिर मैंने सलमान के साथ काम किया, एक लड़का एक लड़की, और उसके बाद दूसरी फिल्म किया जानम समझा करो, फिर उसके बाद उनके साथ किया जब प्यार किसी से होता है। ये सारी फिल्में मैंने किया। सलमान का एक बहुत ही जो बात आप सुनते भी हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत सही बात है। एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे, रूम पे थे, तो कोई लेडी आ गई थी, तो पता उनके आदमी लड़के ने वो आके बोला मैंने सर वो आए, कोई महिला औरत है, उसको थोड़ा तकलीफ है पैसों की है वो सब। अच्छा कौन है क्या है, ये नहीं पूछा उन्होंने। तो जेब में कितना पैसा है निकाल, जॉनी लीवर था, उसको बोल तू निकाल पैसा कितना, मेरे को बोलता निकाल, मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल नहीं है कोई। तो बोले क्या बात कर रही है यार, कुछ तो मैंने कहा है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या दूँ मेरे पास पैसे। इस तरह का वो आदमी है। इट्स गुड। चैरिटी वाले आदमी है। Charity। अच्छा, इन तीनों में आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, इन तीनों में आपका सबसे फेवरेट कौन होगा? सारे ही किसी एक को चुनना सारे ही हैं, लेकिन आमिर मेरा है। आमिर? क्योंकि आमिर को मैं इसलिए ज़्यादा चाहता हूँ कि मुझे ना अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा भी लगता है कि मतलब एज एन एक्टर भी अच्छा है, इंसान भी अच्छा है, सभी लोग वैसे अच्छे हैं, लेकिन यू नो मैं आमिर के ज़्यादा करीब रहा। ओके, इतने सारे रोल कर दिए। इन दी एंड पॉडकास्ट का भी आखिरी में कर रहा हूँ, कौन सा रोल अभी आपको लगता है कि रह गया है आपके अंदर का, कौन सा हुनर रह गया है अरे अभी? सर मैं कहता हूँ ना, मेरी ये जो प्यास है, और मेरी क्या, आज अब बच्चन साहब से भी पूछेंगे तो कहेंगे यार अभी भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया। ये जो इच्छा है, ये जो तड़प है, ये जो लालच है, ये एक्टर का कोई एक ऐसा रोल जो आप अभी भी देख रहे हैं? ढूंढ रहे हैं? मैं ना बहुत सारे रोल से ऐसे मैं कहता हूँ चूक गया, शायद नहीं हो पाता, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट मैं कुछ इमोशनल रोल्स करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत इमोशनल, जहाँ पर मतलब कि कोई कॉमेडी नहीं, कुछ नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, बट इमोशनल रोल किसी के तरह का जो, और जिसमें करके अपना जो भड़ास निकले खूब सारी, उस तरह के रोल करना चाहता हूँ। अभी भी बाकी है वो, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम वो सब चीज़ें देखें, क्योंकि आज तक के जितने भी रोल्स आपके रहे वो सब हमने देखे, और वो सब ही अपने आप में, मतलब मैं कह रहा था ना कि एक ऐसा रोल होता है जो लीड एक्टर पर भी भारी पड़ता है, तो वो हर जगह पर वो हमने देखने को मिला है। सो वंस अगेन थैंक यू, आप आए स्टूडियो में, और बहुत सारी बातें हमने की हैं, बहुत सारी रह भी गई हैं, तो कुछ अधूरापन रहना भी चाहिए अगली मुलाकात के लिए। आप कितना भी करो तो कुछ ना कुछ बातें रह ही जाएंगी। हाँ, तो मैं कहता हूँ कुछ अधूरापन रहना भी चाहिए अगली मुलाकात के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन थैंक यू तुषार, थैंक यू वेरी मच।